हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था वो आपका मानते हैं कि 14 नवंबर से आपका यहाँ पर शुरू हो गया था। लेकिन ये एक ऐसा एग्ज़ाम रहा जिसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिल नहीं पाते हैं, स्टूडेंट्स से उतने अच्छे कनेक्शन नहीं बन पाए इस एग्ज़ाम को लेकर के। तो क्वेश्चन ही नहीं मिल पाते हैं हर शिफ्ट के, तो यहाँ पर एनालिसिस देना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाकी तो आपको हर एसएससी एग्ज़ाम का मिलता ही रहता है, तो इसलिए हमने सोचा कि अगर आप लोगों के लिए एनालिसिस नहीं ला सकते तो हर रोज़ एक वीडियो ऐसा ट्राई करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, यानी कि उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाते रहेंगे जो कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं यानी कि दिनों में आपका कुछ शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में आपका भी होगा, तो आप लोगों के लिए वो बेहद फ़ायदेमंद यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोगों को फैक्ट भी याद रखने जो मैं बताता जाऊँ, उसी बेस पर आपको यहाँ पर समझ में आता जाएगा। पहला क्वेश्चन लेकर के, जैसे कि हमने बताया कि नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, एक तो नाडा आपका होता है, ये तो पता ही है जो कि आपसे पूछा है। एक नाडा होता है, एक आपका होता है वाडा। ये दो होते हैं, आपको दोनों याद रखने। नाडा और वाडा में आपका नाडा जो होता है ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, यानी कि जो केवल इंडिया के अंदर काम करती है। इसके मुख्यालय की अगर बात कर ली जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में। बाकी अगर यहाँ पर बात करें वाडा की, तो वाडा आपका क्या होता है, ये होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि वाडा का जो मुख्यालय है ये मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल आपको पता होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था आपका ओजोन परत को लेकर, तो मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में है। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो दोनों आपकी याद रखनी। इसमें क्या होता है कि आपका ये जैसे कि जब खिलाड़ी यहाँ पर जाते हैं आपके, यानी कि ओलंपिक हो गया या कोई भी खेल वगैरह आपका होता है, तो उनमें जाने से पहले खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट किया जाता है, जिसके तहत आपका नेशनल लेवल पर नाडा में होता है, और जब आपके वर्ल्ड लेवल पर होने होते हैं गेम तो उसका जो होता है आपका वाडा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के में बाबर ने किसे हराया था। देखिए, पानीपत के युद्ध की बात करें तो पहली चीज आपकी 1206 ईस्वी में क्या होता है कि गुलाम वंश की स्थापना जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत में करी गई थी, यानी कि 1206 था और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना करी गई। उसके बाद क्या थे कि कुल 5 राजवंश हुए भारत में जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर हुए थे। आपका गुलाम वंश था, फिर आपका खिलजी आता है, तुगलक आता है, सैयद आता है, और फिर आपका आता है लोधी वंश, यानी कि जो सबसे अंतिम वंश था लोधी वंश वो सबसे अंतिम रहा हुआ था। यानी कि कुल 300 आप 20 वर्ष समझ सकते हैं जब दिल्ली पर 5 सल्तनत ने कब्जा किया, जो कि था आपका 1206 से लेकर के 1206 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1526 तक चला हुआ था। क्योंकि 1526 में जब था, लोधी वंश का अंतिम जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी, और इसी के साथ क्या था कि युद्ध करता है बाबर, यानी कि बाबर ने इसके साथ युद्ध किया और युद्ध होता है 1526 यानी 1526 में। जब ये युद्ध होता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने क्या किया कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। अगर आपसे दूसरा पूछा जाए कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो दूसरा हुआ था 1556 में, और ये लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू थे, इनके बीच में पानीपत का जो है दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा जाता है। तीसरा अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो तीसरा था या आपका 1761, ये था मराठा के बीच, और यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। मराठा क्या करते हैं कि इसमें पराजित हो जाते हैं, और जो अहमद शाह अब्दाली था वो इसमें विजयी हुआ था, तो आपको याद रखना है। बाकी यहीं पर बात करें कि आपका भी एक दिन दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो नादिर शाह था, नादिर शाह की बात करें, अभी एक दिन पूछा गया कि नादिर जो शाह था वो भारत में आक्रमण जब किया वो किस देश से संबंधित था, देश उसका पूछा गया था। देखिए, ये ईरान से इसका संबंध था, और ये आया कब था, इसके वर्ष की बात करें तो 1739 में आया हुआ था। और बात करें तो उस समय यहाँ पर जो शासन चल रहा था मुगल साम्राज्य में, कि शासन किसका था, वो था मोहम्मद रंगीला का, यानी कि मोहम्मद रंगीला था जिससे लूट करके तख्ते ताऊस आपका, तख्ते ताऊस जिसको बोलते हैं, तख्ते ताऊस भी लूट के ले गया, जिसे मयूर सिंहासन वगैरह बोला जाता है। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि गणेश रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए, गणेश रथ मंदिर की आपसे बात करी गई है। ज़्यादातर आप मंदिर देखेंगे तो आपके मिलते हैं वो दक्षिण भारत में। जहाँ तक मंदिरों की अधिकता की बात करी जाए वो सारे मिलते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं
वो बने होते हैं द्राविड़ शैली में। कई बार ये क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सा मंदिर द्राविड़ शैली में बना हुआ है, तो आपके जो आपका दक्षिण भारत होगा उसके सभी मंदिर द्राविड़ शैली में मिलेंगे, बाकी आपके जो उत्तर भारत के होंगे वो मिलेंगे नागर शैली में। तो गणेश रथ मंदिर आपका पूछा गया जो कि महाबलीपुरम में स्थित है, जो आपका कांचीपुरम जिले के जो कि तमिलनाडु में आता है। इसमें क्या है कि आपके 10 रथों में से है, जो कि इसको आपका यूनेस्को के भी बारे में पूछा जाए कि यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया, तो इसको 1984 में गणेश रथ मंदिर को शामिल किया गया। इसके बाद आता है कि 39वें नंबर पर कुल जो बात करें तो कुल 40 धरोहर हैं यहाँ पर भारत की जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। 39वें नंबर की थी राजराजेश्वर मंदिर, जिसको बोलते हैं राजराजेश्वर मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं हम, वृद्धेश्वर मंदिर जिसको बोला जाता है, जिसकी स्थापना जो थी राजराज प्रथम ने करवाई हुई थी। 40वें नंबर की जो साइट आती है, 40वें नंबर पर साइट कौन सी आती है यूनेस्को में शामिल, वो आती है धौलावीरा, यानी कि धौलावीरा अंतिम साइट थी जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल करी गई। ये आपकी हड़प्पा कालीन एक यहाँ पर आपकी बिल्डिंग है जो कि गुजरात में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है भारत में बैडमिंटन के लिए कौन सी संस्था। देखिए भारत में बैडमिंटन की अगर यहाँ पर संस्था की बात करें तो आपकी ये हो जाती है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसी तरह ओलंपिक की जो होती है वो आपकी आईओए होता है, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। तो ये आपके ओलंपिक की होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बुक की बात करेंगे। एक बुक आपका पूछा गया ओथलो, यानी कि जो ओथलो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ओथलो जो लिखा हुआ था बुक, वो लिखा हुआ है, नाटक है एक कहीं ना कहीं, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। लेकिन इन हाल फिलहाल में आपके कई और बुक यहाँ पर पूछ ली गई है, आपको बता दें। एक तो आपसे बुक अभी दिल्ली पुलिस में पूछी गई है, रसीदी टिकट। रसीदी टिकट की बात करें अमृता प्रीतम की, आपको पता होगा। एक आपकी पूछी गई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो पुस्तक है वो भी आपके यहाँ पर पूछी गई है। इसके साथ साथ और आपकी पूछी गई थी यहाँ पर एक और कोई पुस्तक, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी 3 से 4 जो है बुक यहाँ पर आपकी पूछी जा चुकी हैं। एक शायद आपको मैच करने का आया था, उसमें युवराज सिंह की भी आपकी पूछी गई थी, वो तो क्रिकेटर की आपको पता ही होगी, टेस्ट ऑफ माई लाइफ थी। तो इस तरह से जो बुक आपकी पूछी जाए, तो ओथलो जो है नाटक वो लिखा गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा। कभी इसका वर्ष अगर पूछे तो ये आपको 1603 में लिखा गया था। एक दिन आपकी ये पूछा गया कि हर्षचरित जो पुस्तक है वो कब लिखी गई थी। तो देखिए हर्षचरित जो पुस्तक है ये लिखी गई थी हर्षवर्धन के समय में। और लिखी किसने थी इसकी अगर बात करें तो ये लिखी थी बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट के बारे में पूछते हैं तो बाणभट्ट जो थे वो दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। और अब अगर आपसे ये पूछे कि हर्षवर्धन के काल में कौन सा आया हुआ था चीनी यात्री, तो वो था ह्वेनसांग। आपको ये भी याद रख लेना है, पूछा जा सकता है। ह्वेनसांग आया हुआ था हर्षवर्धन के काल में। और एक और चीनी यात्री आता है जिसका नाम था फाहियान। एक फाहियान भी आया हुआ था जो कि आया चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर, यानी कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके समय में फाहियान आया हुआ था। और बाकी ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। देखिए राज्यपाल की बात करें आपकी तो जो राज्यपाल रही हुई थी वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू थी। बाकी जब एक और आपको यहाँ पर फैक्ट देख लेना है कि जब 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पर अधिवेशन होता है, और ये 1939 का जो अधिवेशन है वो हुआ था कानपुर के अंदर, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो भी करी गई थी श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा। और उत्तर प्रदेश की पहली यहाँ पर महिला गवर्नर जनरल थी सॉरी। इसके बाद अगर आपसे बोलें कि पहली मुख्यमंत्री कौन थी तो वो थी सुचेता कृपलानी। देखिए आपने जब संविधान सभा पढ़ा होगा तो संविधान सभा में आपको एक नाम आता होगा जो समिति के बनाए गए थे, जेबी कृपलानी। इन्होंने किसी को रिप्लेस किया हुआ था अगर आपको याद हो।
अगर आपने पढ़ा होगा तो ये नाम जरूर सुना होगा। तो ये जो जेबी कृपलानी थे, इनकी ही वाइफ थी यहाँ पर सुचेता कृपलानी, जिनको बनाया गया था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, और पहली बार बनी हुई थी, और पहली जो राज्यपाल थी वो बनी हुई थी सरोजिनी नायडू। तो ये 1939 में इन्होंने भाग लिया हुआ था, पहली भारतीय महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने वाली। और अगर पहली भारतीय महिला ना बोला जाए, केवल महिला बोला जाए, तो वो फिर रही हुई थी एनी बेसेंट। तो आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि डीप ऑपरेशन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है। देखिए, डीप ऑपरेशन मिशन की बात करें तो ये आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि जो पृथ्वी विज्ञान हमारा मंत्रालय है, यानी कि जियो साइंस आपका जो मिनिस्ट्री है, ये उससे संबंधित है। इसमें क्या है कि जो आपका डीप जो आपका ओशन मिशन रहा हुआ था, इसमें डोम जो है आपका भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने के लिए आपका मिशन मोड यहाँ पर प्रोजेक्ट हुआ है। नेक्स्ट एक आपका साक्षरता से रिलेटेड, देखिए क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन आपसे साक्षरता के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर। सबसे अधिक साक्षरता आपसे पूछ ली जाती थी केरल, सबसे कम भी एक दिन पूछी गई बिहार, सबसे अधिक का केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया वो था आपका लक्षद्वीप, सबसे कम वाला यूटी आपसे पूछा गया वो था दमन द्वीप। इतना आपसे पूछा गया है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अगर बात करें कि जो साक्षरता मिशन थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1998 यानी कि 1988 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो है स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय जो साक्षरता मिशन थी 1988 में 15 से लेकर के आपका 35 वर्ष की आयु के जो सभी निरक्षर व्यक्ति थे, उनको कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। तो 1988 यानी कि 1988 याद रखना है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आ चुका है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं। देखिए, पश्चिमी और पूर्वी घाट की बात करें तो ये है दक्षिण भारत की बात, और ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ में जो होता है पश्चिमी और पूर्वी घाट यहाँ पर मिल जाते हैं, और ये आपका दक्षिणी भाग में स्थित है। और इसके जो होता है जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, इसके कुछ हिस्से तमिलनाडु में आते हैं, कुछ कर्नाटक, और कुछ जो होता है वो केरल में भी इसके हिस्से आते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। हाँ, सबसे ऊंची चोटी आपको याद रख लेना है कि डोडा बेटा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई अगर आपसे कभी पूछे 2637 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी में सबसे अधिक कौन सा रसायन पाया जाता है। देखिए, मिट्टी की अगर रसायन की बात करें तो आपका नाइट्रोजन तो पाया जाता है, पोटेशियम भी आपका होता है, फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है। ये आपका देखिए NK, आपका PC, आपका तो एक तो आपका NKP आती है जब आप वहाँ पर फर्टिलाइजर वगैरह लेते हैं, एक आपकी KNP और NKP ऐसे लिख के आता है, आप लोग देखते होंगे। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, जो फास्फोरस, कैल्शियम होता है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके मिट्टी में पाए जाने वाले रसायन के तौर पर। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि कौन से यौगिक की कमी के कारण होता है। देखिए, जो थायराइड आपके होता है, थायराइड जिसको बोलते हैं, तो ये होता है आयोडीन की कमी से। और थायराइड में क्या होता है कि बॉडी का जो 80% आयोडीन पाया जाता है, ऐसे में जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तब थायराइड जो आपकी ग्रंथि होती है, यानी कि जो ग्लैंड होती है थायराइड, उसमें क्या होती है, स्वेलिंग होने लगती है जब आपकी आयोडीन की कमी होती है। जिसमें कि आयोडीन की कमी से ये सभी के बीच में होता है। थायराइड जो होता है ये किसी में भी हो सकता है, इसकी कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं कि बच्चों में होना है या बुजुर्गों में होना है, तो ये किसी के साथ भी होता रहता है। नेक्स्ट है कि होलिका दहन किसका प्रतीक है। देखिए, होलिका दहन की बात करें या फिर बात करें विजयदशमी की, दोनों की अगर यहाँ पर बात कर लेंगे आप, इस दोनों में भी क्या होता है कि अच्छाई पर बुराई की जीत होती है। यहाँ पर आपका देखिए पूछा गया था एक दिन कि आपका पहली चीज तो होली के लिए ये याद रखेंगे कि इसको मनाया कब जाता है, हिंदी का महीना आपसे पूछा जा सकता है। फाल्गुन आपका हो जाएगा, यानी कि फाल्गुन माह, क्योंकि आपसे जो पूछते हैं कि राम नवमी जो है आपकी, तो आपका कई बार पूछा गया अभी 2 से 3 बार कि जो राम नवमी होता है उसको किस महीने में मनाते हैं। तो राम नवमी के लिए चैत्र जो है आपका माह यहाँ पर राइट आंसर था, यानी कि जो राम नवमी है वो चैत्र के महीने में मनाया जाता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इनसे भी कई दिन क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जो मृणालिनी साराभाई थी और यही सेम आपका क्वेश्चन था कि दर्पण अकादमी जो है इसकी स्थापना किसने करी हुई है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो क्वेश्चन जो है आपके लगातार वही रिपीटेड होकर के आते हैं। दर्पण अकादमी की बात करें तो मृणालिनी साराभाई ने क्या करी थी, इसकी स्थापना करी हुई थी। ये पूछते हैं कि ये इनका संबंध किससे, तो भरतनाट्यम और कथकली। भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का आ जाता है और कथकली केरल का आ जाता है। तो भरतनाट्यम और कथकली ये दो शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है मृणालिनी साराभाई। तो ये आपको यहाँ पर पूछा गया था कि दर्पण अकादमी किसकी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। बाकी बात करें जो इसकी शुरुआत थी, इसकी शुरुआत आपके उनके जो दुनिया भर में शिष्य वगैरह हैं वो 18,000 थे। और दर्पण अकेडमी आपसे कभी पूछी जाए तो इसकी शुरुआत जो है मृणालिनी साराभाई ने करी, जो कि भरतनाट्यम और कथकली दोनों नृत्यों से संबंधित रही हुई थी। एक आपको रुक्मणी देवी अरुंडेल भी नाम याद रख लेना, क्योंकि वो भी आपसे पूछा गया। रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें तो इनका जो संबंध है दो शास्त्रीय नृत्यों से इनका भी है, क्योंकि आपको एक दिया जाएगा और दूसरा पूछ लिया जाएगा। तो जो रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं उनका दो से संबंध है, लेकिन वो भरतनाट्यम कथकली नहीं, वो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पर याद रख लेना कि भरतनाट्यम दोनों में कॉमन है, लेकिन जहाँ पर मृणालिनी साराभाई आएगा वहाँ पर कथकली, और जहाँ पर रुक्मणी देवी अरुंडेल आता है वहाँ पर हो जाएगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट आपका वोट की छोड़िए, आपका नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की हुई थी। देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना ही की हुई थी, और 1885 में जब यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो यहाँ पर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा करी गई थी 72 प्रतिनिधियों के सामने। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, एक दो बार क्वेश्चन देखने को मिला, मैंने पर्सनली देखा एग्जाम के अंदर। तो 72 यहाँ पर रहे हुए थे। तो जो यहाँ पर 1887 का हुआ था इसकी अध्यक्षता जो करी हुई थी, ये करी हुई थी यहाँ पर, करी हुई थी किसने, यहाँ पर जो अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयब, जो कि मद्रास में आपका अधिवेशन हुआ था। बाकी बात करें जो पहला आपका जो था 1885 WC बनर्जी रहे हुए थे, ये आपको याद रखना है। बाकी इसके साथ साथ आपका था कि 18 जो आपका 86 में हुआ वो कलकत्ता में थे, दादा भाई नेहरूजी रहे हुए थे। इसके बाद आप देखेंगे 1887 का आपका बदरुद्दीन तैयब जी रहे हुए थे। 1888 का आपसे कई बार पूछते हैं कि जॉर्ज यूले रहे हुए थे, तो जॉर्ज यूले थे, ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष रहे हुए थे। इस तरह से आपको याद रखना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता करी हुई थी। तो इस तरह से पूछ लेते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर सरोजनी नायडू वाला बताया, तो ये आपका होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका, जैसे कि गुलामगिरी पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई। तो गुलामगिरी जो पुस्तक है ये कई बार आती है और अभी भी शायद एग्जाम में यहाँ पर ज्योतिबा फुले से रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए थे। ज्योतिबा फुले थे, इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी हुई थी और इन्होंने एक समाज की भी स्थापना करी जो कि सत्यशोधक समाज कहलाया। सत्यशोधक समाज था जिसकी स्थापना करी इन्होंने 1873 के अंदर, तो आपको याद रखना है। इसके बाद एक और समाज की स्थापना हुई 1875 में, जो कि था आर्य समाज, दयानंद सरस्वती के द्वारा करवाया गया। इसके साथ साथ एक आपका याद रखना है यहाँ पर 1867 का याद रखना है, 1867 का, जो कि समाज था प्रार्थना समाज, और इसकी स्थापना किसने करी, वो करी हुई थी आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। और 1828 का तो सभी को पता है ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना करी राजा राम मोहन रॉय ने, तो वो आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 पॉइंट समवन पुस्तक किसने लिखी। देखिए चेतन भगत की क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ली जाती, ऐसे अभी एक दिन इनकी पूछी गई है हाफ गर्लफ्रेंड की। हाफ गर्लफ्रेंड जो है वो किसकी यहाँ पर पुस्तक है, तो हाफ गर्लफ्रेंड जो है वो है चेतन भगत की। और 5 पॉइंट समवन जो है वो भी चेतन भगत की है, और इसी पर मूवी बनी हुई है, आपने देखी होगी 3 इडियट्स, इसी पर मूवी बनी हुई है। इसी इनका जो उपन्यास था ये 5.7 2004 में आता है, और वर्ष 2010 में जो है टाइम पत्रिका में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में भी इनको नॉमिनेट किया गया था। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपको हमने यहाँ पर करवाए हैं।
आपको एनालिसिस तो नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं ऑलमोस्ट मिलते। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम है तो आप लोग नंबर दिया होगा स्टार्टिंग में, आप देख लेंगे, उसके बेस पर आप क्वेश्चन भेजिए, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन जैसे ही भेजेंगे तो सबको एनालिसिस मिलता रहेगा जैसा आप लोग सपोर्ट करेंगे। बाकी नहीं तो आपको रेगुलर इसी तरह के हम वीडियोज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अब आपका लक है कि आपके एग्ज़ाम में कौन सा वीडियो देख कर जाए और कौन से क्वेश्चन आपके शिफ्ट में मिल जाए, लेकिन क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर, इसकी गारंटी ज़रूर है। बाकी अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।